हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज जो है मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करवाने वाली हूँ। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा कि जो एक जर्मनी में फांसीवाद की विचारधारा आई थी और इटली में फांसीवाद की विचारधारा आई थी और जर्मनी में आई थी नाजीवाद की। तो ये विचारधाराएं, ये टॉपिक क्या था। सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथ है ये, कि ये विचारधारा आई क्यों, इसने कैसे काम किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसका नेता कैसे था, ऐसे करके। तो लेकिन सबसे पहले जब हम इटली में फांसीवाद पढ़ते हैं, वर्ड इतना है कि फांसीवाद आखिर है क्या। तो आज की हमारी क्लास इसी पर है कि फांसीवाद क्या है, और एक टॉपिक है जर्मनी में नाजीवाद क्या था, या जर्मनी में नाजीवाद पर संक्षेप में नोट लिखें। तो आखिर ये नाजीवाद और फांसीवाद था क्या। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे इस क्लास में। जब हमारी ये कंसेप्ट, इस वर्ड को लेकर जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद जो मैं आपको लॉन्ग क्लास में ये करवाऊंगी कि इटली में फांसीवाद की विचारधारा क्या थी, कैसे कैसे उसने वर्क किया, कौन कौन से नेता उससे जुड़े हुए थे, क्या क्या कुछ प्रोसेस रहा उसमें। फिर इटली के बाद हम करेंगे जर्मनी को, क्योंकि ये विचारधाराएं जो हैं कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो ये विचारधाराएं, या फिर आप ये संगठन मान लो, कुछ भी मान लो आप, ये आया था इटली में और जर्मनी में। तो जब हम इस क्लास को करेंगे तो आपको इन दोनों वर्ड का मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसको अलग से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से छप जाए। और जब आप इसका डिटेल जो क्वेश्चन है कि फांसीवाद पर संक्षेप में नोट लिखें, तो फांसीवाद आपको वर्ड देखते आपको उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले है कि फांसीवाद क्या था। तो फांसीवाद, जिसको कि फासिज्म भी बोला जाता है, कि एक प्रकार की राजनीतिक सोच या फिर राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड है, एक थिंकिंग है, एक सोच है, नेताओं की विचारधारा है, उनका ओपिनियन है। ठीक है, इसमें क्या है कि पूरा अधिकार जो है एक ही नेता या फिर एक ही पार्टी के हाथ में होता है, कि जो पार्टी सरकार बना ले, जिस पार्टी ने, कंप्लीट नेतृत्वकर्ता जो है उस नेता पर डिपेंड होगा और उस पार्टी के ही हाथ में होगा। अन्य पार्टी जो होती हैं राजनीति में, उनके पास बिल्कुल पावर नहीं बचती। किसमें? फांसीवाद में। कि फांसीवाद की जब विचारधारा या फांसीवाद की पार्टी जिस भी देश में बनती है, वहाँ पर नेता या फिर उसी फांसीवाद पार्टी के हाथ में सब कुछ होता है, बाकी पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं होता। लोगों को अपनी बात कहने या सरकार का विरोध करने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं होती। कि जिस देश में फांसीवाद की विचारधारा पनप रही है या फांसीवाद की सरकार बनी हुई है, वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिबंध होता है बिल्कुल। ना तो लोग अपनी बात कह सकते, ना कोई डिमांड कर सकते, ना ही सरकार का विरोध कर सकते हैं। जो कुछ करेगी सरकार करेगी, सरकार का ही फैसला होगा और उसे लोगों को मानना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मतलब देशभक्ति पर बल दिया जाता है कि अपने देश से प्यार करो, अपने देश के लिए कुछ काम करो, अपने देश को तरक्की दिलाओ, अपने देश में ये चीज़ें करो, नई नई चीज़ें। देश पर बल दिया जाता है, लेकिन जनता की बात को सुना नहीं जाता। इसमें सरकार हर चीज़ पर अपना कड़ा नियंत्रण रखती है, कि सरकार का हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल होता है। जो लोग सरकार से असहमत होते हैं, मतलब उनकी बात से जो है राजी नहीं होते, उनकी बात को पसंद नहीं करते, तो जो है उन्हें दबाया जाता है और उन्हें कड़ी सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि जो मुसोलिनी था, जिसका कि पूरा नाम था बेनितो मुसोलिनी, इटली में आया था। इटली में इसने इस सरकार की स्थापना की थी, फांसीवाद सरकार की। और एडोल्फ हिटलर जो था, उसने जर्मनी में इसी टाइप की जो है सरकार स्थापित की थी, तानाशाही सरकार, जहाँ पर जनता को बोलने की आज़ादी नहीं थी। सरकार का नेता और जिस पार्टी की सरकार बनी है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में। जो सरकार का विरोध करता था उसे सजा दी जाती थी। इन्होंने अपने देशों में तानाशाही, मतलब अपना खुद का हुक्म चलाया था, अपनी खुद की चलाई थी। एक व्यक्ति के हाथ में पूरा कंट्रोल था पूरे देश का। सीधे शब्दों में अगर हम इसको देखें कि जहां जनता की आज़ादी बिल्कुल नहीं होती और सरकार सब कुछ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग करती है, उसे फांसीवाद कहते हैं। तो अगर अब हमने फांसीवाद का मीनिंग अच्छी तरह से देख लिया, अगर अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ कि
इटली जो देश था, इटली, उसमें फांसीवाद क्या था। तो आपको फांसीवाद का मीनिंग अच्छे से पता है। फांसीवाद का मीनिंग जब आपको पता है तो आपको हम वहाँ पर क्या देखेंगे, हम वहाँ देखेंगे कि जो मुसोलिनी नेता था जिसने कि फांसीवाद की सरकार बनाई थी, उसकी फांसीवादी विचारधारा थी, उसने बिल्कुल ऐसे ही शासन किया था। पूरा कंट्रोल मुसोलिनी नेता, एक व्यक्ति का नाम है मुसोलिनी, उसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखा, पूरा कंट्रोल अपनी पार्टी के हाथ में रखा। उसका कहना मानना कंपलसरी था, जनता की उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी, और उसके जो उसका विरोध करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। ये जो हमने ऊपर जो जो पॉइंट पढ़े वो सारे पॉइंट जो है इटली में फांसीवाद में थे शामिल। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग A to Z बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फांसीवाद था क्या। एक बार रिकॉल और करवा देती हूँ मैं कि राजनीति से जुड़ी हुई जो है एक विचारधारा है, एक सोच है लोगों की, ठीक है, कि कैसे हमें शासन चलाना है राजनीति में आकर। कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, गणतंत्र, उसमें तो जनता को बोलने की आज़ादी हो, चुनाव करवाए जाते, जनता के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, अपने आप नेता बन जाता है जिसके पास पावर होती है और वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है, अपने पावर के दम पर ही जो है जनता को दबाता है और अपने पावर के दम पर ही पूरे देश की सरकार चलाता है। इसमें जनता का कोई हिस्सा नहीं होता, जनता की कोई वैल्यू, आप मान सकते हो कि कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये लोकतंत्र के बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है। लोकतंत्र में जनता लोगों को चुनती है, लेकिन इसमें जो है नेता खुद अपने आप को चुनता है और अपना शासन तानाशाह के रूप में, निरंकुश रूप में अपना शासन चलाता है। पूरा अधिकार एक नेता के हाथ में, एक पार्टी के हाथ में होगा। लोगों को अपनी बात कहने की कोई भी आज़ादी नहीं होगी। जो कहेगा उसको दंड दिया जाएगा, जो सरकार का विरोध करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। राष्ट्रवाद पर बल दिया जाता है, ये इनका अच्छा पॉइंट है। देशभक्ति पर बल, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश की शक्ति को बढ़ाने पर बल, अपने देश को तरक्की करवाने पर ये सरकार जो है फांसीवाद की ये पूरा बल देती है अपने देश को आगे बढ़ाने में। सरकार का हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे प्रेस हो, चाहे अखबार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बुक्स हो जहाँ पर सरकार के खिलाफ कुछ भी ना छपे। जनता पर हर काम पर पूरा कंट्रोल सरकार का रहता है। जो लोग सरकार से सहमत नहीं होते वो तो नॉर्मली सी बात है कि ऐसी सरकार जो है वो दबाई जाएगी और उसको सज़ा भी दी जाएगी जनता को। उदाहरण के रूप में हमने देख ही लिया कि ऐसा नेता इटली में मुसोलिनी था, उसने ऐसी सरकार बनाई थी। इटली में मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर, ये तो इनका पूरा नाम है, आप इनको मुसोलिनी और हिटलर भी बोल सकते हो डायरेक्ट। हिटलर ने जर्मनी में ऐसी सरकार बनाई थी। इन्होंने तानाशाह के रूप में ही शासन किया था, निरंकुश की, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सोच के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो डायरेक्ट शब्दों में भी आप समझ सकते हो कि जहाँ जनता की आज़ादी बिल्कुल नहीं होती, सरकार सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करती है, अपने फैसले अपने हिसाब से लेती है, जनता की इच्छाओं को या फिर उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं लिया जाता। जो नेता को ठीक लगेगा वही फैसला लागू होगा और वही कानून बनेगा। तो ये तो था फांसीवाद। ये है नाजीवाद। कि नाजीवाद क्या था, जो कि जर्मनी में आया था ना, जर्मनी में। ये लगभग सिमिलर से हैं, एक जैसे ही है, इनकी विचारधारा जो एक जैसी है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो कि नाजीवाद में थोड़े से अलग हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। नाजीज़म, इनको इंग्लिश में नाजीज़म भी बोला जाता है। ये जर्मनी में आई थी ये सरकार, खासकर एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में, मतलब ये इसका नेता था इस सरकार का, इसी ने ये सरकार स्थापित की थी। ये सोच इसी ने जर्मनी में लागू की थी कि नाजीवाद जो है असल में फांसीवाद का ही एक रूप है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक है, खास भी है और ज़्यादा खतरनाक है। ये फांसीवाद से भी ज़्यादा भयंकर था जो कि हिटलर ने जर्मनी देश में लागू किया था। इसमें कुछ मुख्य बातें थी। तो नाजीवाद के पॉइंट हम देख लेते हैं कि नाजीवाद में क्या था कि एक ही जाति और आर्य जाति को सबसे श्रेष्ठ मानना, कि जिस जाति का जो नेता है, जिसने सरकार बना ली, वो सिर्फ अपनी जाति को प्रेफरेंस देगा, अपनी जाति के ही लोगों को ज़्यादा परमिशन देगा, ज़्यादा छूट देगा, बाकी जातियों को वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। उसको अन्य जातियों से इतनी घृणा होती है कि कुछ भी नहीं हो तुम लोग, सिर्फ जिस जाति का या जिस जात का व्यक्ति नेता बनता है वो अपनी ही जाति को प्रेफरेंस देता है, उसी को सबसे ऊपर, उसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो आर्य जाति को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जर्मनी में हिटलर ने, क्योंकि जो हिटलर था वो खुद
आर्य जाति से रिलेटेड था। दूसरे धर्म या जातियों को, जैसे कि यहूदी हो गए, गैर जर्मन हो गए, इनसे ये पार्टी बहुत नफरत करती है। कि जो नाजीवाद पार्टी थी ये दूसरे धर्मों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती, दूसरी जातियों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करती, उनकी कोई इज्जत नहीं करती, उनकी कोई बात नहीं मानती और उनसे इतनी ज़्यादा नफरत और घृणा करती है। पूरा देश जो है एक तानाशाह नेता के आदेशों पर चलता है। पूरे देश का कंट्रोल जो है जिस नेता ने अपनी सरकार बनाई उसकी तानाशाही या निरंकुश शासन पर चलता है। उसकी जैसी सोच होगी उसी के अकॉर्डिंग फैसले होंगे और वही फैसले जनता पर लागू होंगे और उसी के आदेशों को जनता को, लोगों को मानना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता। अत्यधिक राष्ट्रभक्ति, जैसे कि जर्मनी को दुनिया का सबसे महान देश बनाना, ये तो ऊपर वाले फांसीवाद में भी था ना कि राष्ट्रभक्ति पर इसमें ज़्यादा बल दिया जाता है। अपने देश की तरक्की करवाना, अपने देश को सबसे आगे ले जाना दुनिया में, ठीक है। चाहे वो उद्योगों के तौर पर हो, चाहे वो हथियारों के किसी भी मामले में हो, किसी भी मैटर पर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की तरक्की करना, अपने देश को दुनिया में नाम रोशन करना, देशभक्ति पर दोनों में बल दिया जाता है। लेकिन जो हमने ऊपर वाले पॉइंट पढ़े, जाति को सर्वश्रेष्ठ, तो ये फांसीवाद में नहीं था, उसमें जाति पर बल नहीं दिया गया था उस पार्टी में, ना ही धर्म पर बल दिया गया था। ये तानाशाह नेता फांसीवाद में भी था, नाजीवाद में भी है। राष्ट्रभक्ति फांसीवाद में भी थी, नाजीवाद में भी है। सिमिलर पॉइंट है ये दो। नेक्स्ट कि नाजी पार्टी जो हिटलर की थी, नेशनल सोशलिज्म जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये वर्कर मजदूरों की पार्टी थी जो कि आगे चलकर जो है नाजी पार्टी के नाम से फेमस हो गई। छोटी सी पार्टी बनी थी शुरुआत में, जब वहाँ पर वाइमर गणतंत्र की सरकार थी जर्मनी में, तब ये छोटी सी पार्टी के रूप में उभरा था। लेकिन जो हिटलर था उसका इतना तेज़ दिमाग था, उसकी सोच इतनी गहरी थी कि उसने धीरे धीरे इस पार्टी को इतना बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया कि आगे चलकर जो है इस पार्टी की सरकार बनी जर्मनी में और इस सरकार ने तानाशाह के रूप में शासन किया। लाखों यहूदियों का नरसंहार, होलोकास्ट किया गया, मतलब मार दिया गया लोगों को। कि जो आर्य जाति थी उसकी सरकार बन गई, नेता हिटलर था, तो उसने जो है यहूदियों से, वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था हिटलर, तो उसने यहूदियों का नरसंहार करा। उसने खड़े मनुष्यों को कटवा दिया, उनको बाहर फेंकवा दिया, उनको पहाड़ों से फेंकवा दिया, मतलब उनका पूरी तरह से खात्मा कर दिया। या फिर जिनको मार दिया गया और बाकी जो बचे थे वो डर कर जो है देश छोड़कर ही भाग गए। मतलब इसने पूरी तरह से यहूदियों को जर्मनी से लगभग बाहर ही कर दिया था। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध इसी विचारधारा के कारण छिड़ा था। कहीं ना कहीं नाजीवाद जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार था। इस सरकार ने इतनी ज़्यादा तानाशाही स्थापित कर दी, इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित कर दिया कि दूसरा विश्व युद्ध होने की नौबत आ गई। उसको जो हम दूसरा विश्व युद्ध जब हम पढ़ेंगे ना, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें ये एक पॉइंट, कारण में ये एक पॉइंट आपको मिलेगा कि नाजीवाद और फांसीवाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको रिकॉल करवाऊंगी ज़रूर। इसको सीधे शब्दों में अगर हम देखें कि नाजीवाद इज इक्वल टू फांसीवाद प्लस नस्लीय घृणा, जाति के नाम पर भेदभाव और नफरत। नाजीवाद टोटल क्या है, नाजीवाद में फांसीवाद की जो विचारधारा थी वो तो शामिल है ही, लेकिन इसमें ऐड क्या हुआ, नस्लीय घृणा, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है इसमें भेदभाव और नफरत ज़्यादा था नाजीवाद पार्टी में। जबकि फांसीवाद जो पार्टी थी, फांसीवाद जो विचारधारा थी, उसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं था, घृणा नहीं थी। लेकिन नाजीवाद में जो है ये एडिशनल बहुत बड़े लेवल पे जो ये चीज़ें शामिल थी। इसीलिए नाजीवाद को जब हम रखते हैं तो उसके बराबर हम फांसीवादी विचारधारा में जो जो विचार शामिल है वो भी शामिल हैं, प्लस जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव भी इसमें शामिल हैं। फांसीवाद जो है सत्ता पर पूरा नियंत्रण चाहता था। सत्ता मतलब शासन पर पूरा कंट्रोल। जिस पार्टी फांसीवादी पार्टी की सरकार बनी है उस नेता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नाजीवाद जो था वो सत्ता मतलब शासन के साथ साथ एक खास नस्ल आर्य जर्मन जो था उसको भी सर्वोच्च मानता था और दूसरों को ख़त्म करना चाहता था। मतलब जिस हिटलर ने जो अपनी सरकार बनाई थी आर्य जर्मन की,
तो उसकी ऐसी सोच थी कि जर्मनी में सिर्फ आर्य जर्मन जाति के ही लोग निवास करें, बाकी जो अन्य छोटी मोटी जातियां हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनको देश से बाहर निकालो या फिर उनको मार दो। सिर्फ हमारी जाति जो कि सर्वश्रेष्ठ आर्य जर्मन जाति, उसी के लोग जो है जर्मनी में निवास करेंगे, उन्हीं को मैं सहन कर सकता हूँ। बाकी अन्य जातियों से मैं इतनी ज़्यादा घृणा करता हूँ कि मुझे उनको देखने से भी नफरत है। तो नाजीवाद में ये जो धर्म और जाति के आधार पर जो घृणा थी, ये प्लस पॉइंट थी, ये शामिल थी इसमें, याद रखिएगा आप, ये इनमें फ़र्क था। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, फासीवाद विचारधारा, नाजीवादी विचारधारा। फासीवाद कहाँ पर था? इटली में। नाजीवाद कहाँ पर था? जर्मनी में। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, उल्टा मत कर देना कि इटली और जर्मनी, ये इटली में आएगा और ये जर्मनी में आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जर्मनी लास्ट में नहीं आता है, तो इसकी विचारधारा जो है नए से ही स्टार्ट होगी, नाजीवाद। ठीक है, तो दूसरा तो फासीवाद वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर नाजीवाद वाला आप याद रखिएगा कि नाजीवाद विचारधारा या हिटलर, इससे हिटलर जुड़ा हुआ था। ठीक है, हिटलर था, और इससे फासीवाद से मुसोलिनी, मुसोलिनी का नाम जब हम लिखते हैं ना तो उसमें भी सह आता है और फासीवाद में भी सह आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इनके नेता को और इनकी सोच को जो आप उल्टा मत लिख देना, कहीं आपको वन लाइनर क्वेश्चन में आए, वन लाइनर फैक्ट में या फिर ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन में पूछे, तो आप याद रखिएगा फासीवाद का नेता कौन था? मुसोलिनी। सह से आप सह इसको कम कर सकते हो, मैच की याद रह जाए। ये इटली में थी, जर्मनी नए से नाजीवाद, और जर्मनी का नेता कौन था? हिटलर। ठीक है, तो इसमें था फासीवाद में सिर्फ अपनी सत्ता, अपना शासन चलाना। ठीक है, नाजीवाद में सत्ता भी अपनी चलेगी और जातिगत भेदभाव भी है वो भी हम करेंगे। हम अपनी जाति को सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ रखेंगे, अन्य जातियों से हमें कोई मतलब नहीं है, अन्य जातियों को देश में भी जगह नहीं दी गई इसमें। तो इसमें जातिगत और धार्मिक भेदभाव शामिल था, जबकि फासीवादी विचारधारा में सिर्फ अपनी सत्ता, अपना शासन चलाना था, अपना कंट्रोल करना था। तो कहीं ना कहीं ये जो नाजीवादी विचारधारा थी, ये फासीवादी विचारधारा के मुकाबले वो और ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है, इसका रूप और ज़्यादा भयंकर था। एक ये देख लेते हैं कि लेकिन जर्मनी में जो है एक और नेता आया जिसका नाम था हिटलर। तो ये जर्मनी के, हम उसी की बात कर रहे हैं नाजीवादी में। वह सिर्फ अपनी चलाता था, न सिर्फ अपनी चलाता था बल्कि कहता था कि मेरी जाति, मेरा समूह सबसे अच्छा है, बाकी सबको हटाना चाहिए, बाकी सबको मार देना चाहिए। कि मेरी जाति के लोग रहेंगे देश में, मेरी जाति के लोग मेरी पार्टी में शामिल होंगे, मेरी जाति के लोग मंत्री बनेंगे, बाकी अन्य जाति के लोगों को मेरी ज़िंदगी में, मेरी सरकार में कोई भी जगह नहीं है। ऐसी सोच थी इस हिटलर की। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद पार्टी की स्थापना की थी, जर्मनी में। और जर्मनी से हम नाजीवाद, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि नाजीवाद इसकी पार्टी का नाम था, जो कि मज़दूरों की एक पार्टी थी, जो कि स्टार्टिंग में एक छोटे लेवल पे थी। आगे चलकर हिटलर ने जो है इसको काफ़ी बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया। सबको हटाना चाहिए, इस बुरी सोच को जो है हम नाजीवाद कहते हैं। तो नाजीवादी सोच जो थी वो फासीवाद के मुकाबले और ज़्यादा बुरी थी और ज़्यादा खतरनाक थी। तो ये पॉइंट था फासीवाद और नाजीवाद। अब जब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे कि इटली में फासीवाद क्या था, जर्मनी में नाजीवाद क्या था, उन पर संक्षेप में नोट लिखें। उस पर जो आपको बीए में, एमए में जब आपके क्वेश्चन आता है जो कि आपको लॉन्ग लिखना होता है 14 नंबर में, 16 नंबर में, तो उसमें जो है आपको जब लिखेंगे तो लिखेंगे तभी ना जब आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि फासीवाद क्या था, नाजीवाद क्या था। तो फासीवादी विचारधारा अच्छे से समझ ली हमने, आज नाजीवादी विचारधारा भी समझ ली। अब जब हम इसके डिटेल में इस क्वेश्चन को करेंगे कि इस विचारधारा के आने के कारण क्या थे, इस विचारधारा ने कैसे काम किया, कैसे सरकार चलाई और इसके परिणाम क्या निकले, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे जब आपका मीनिंग जो है इसका आपके माइंड में रहेगा कि इसमें क्या क्या शामिल था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पॉइंट्स और इसकी पार्टी का काम करने का तरीका जो आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उन क्लासेस को देखने से पहले मैंने ये क्लास इसीलिए बनाई है कि ताकि आप इसके पॉइंट, इसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझ सको कि फासीवाद क्या था, नाजीवाद क्या था। दोनों एक जैसी ही विचारधारा थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाजीवाद जो है और ज़्यादा खतरनाक रूप था फासीवाद का। ठीक है,
दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर भी थी, समानता भी थी, जैसे कि अपनी देशभक्ति पर बल देना, अपना शासन चलाना। लेकिन नाजीवाद में जातिगत और धार्मिक भेदभाव बहुत बड़े लेवल पे शामिल था। इटली में था फासीवाद, याद रखिएगा। जर्मनी में नाजीवाद था। इटली में फासीवाद का नेता मुसोलिनी था और जर्मनी में जो नाजीवाद था उसका नेता था हिटलर। तो इन्होंने बहुत गंदे तरीके से जो सरकार चलाई थी, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया था और इनका तरीका यही, इनका अंजाम यही हुआ कि दोनों को जो है लास्ट में पैरों के बल गिरना पड़ा था। और हिटलर जो था इसने तो आत्महत्या भी कर ली थी 1945 में। इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो गई थी। तो उसको जब हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। लेकिन जो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए क्लास बना रही हूँ, तो आप इसका प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचे क्लास, दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ इस क्लास से जो है हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो आप अपनी इस क्लास जब अपलोड होगी तो उसको आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, ताकि और भी जो है जो आपके दोस्त हैं वो भी इसको देख सकें और जो है हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, थोड़ी दिनों में क्वेश्चन डालना भी शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। ये जो मैं आपको जो भी टॉपिक में जो भी क्लास आपको करवाऊंगी, वीडियो लॉन्ग क्लास हमारी होगी, उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर उसमें डाल दिया करूँगी, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से छोटे छोटे फैक्ट याद होते रहें। जब छोटे फैक्ट याद होंगे वो दिमाग में बैठ जाएंगे, तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आसानी होगी और आपको टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।